हेलो गाइस। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं जो हमारा वी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट 1 है फार्माकोलॉजी का, उसमें कुछ यूनिट्स। ठीक है, तो जो यूनिट 1 में हम कवर कर रहे हैं वो उसमें तीन मैंने इसमें जो बेसिकली कवर किए हैं वो है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, नेचर ऑफ एंड सोर्स ऑफ ड्रग, इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। तो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी में मेनली हमें देखना है ये है कि जो हमारा फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो कहाँ से इवॉल्व हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी डेफिनेशंस क्या कहती हैं, क्यों इसे पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं किसी भी ड्रग डेवलपमेंट का, ठीक है, तो वहाँ पे फार्माकोलॉजी की रोल प्ले करता है। ठीक, तो ये हमें समझना है कि क्यों, आखिर कैसे ये जो फार्माकोलॉजी का ब्रांच है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ड्रग डिस्कवरी में। तो सबसे पहले हम ये जो फार्माकोलॉजी है ये कॉर्नर स्टोन ऑफ ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है। ठीक है, कॉर्नर स्टोन मतलब बोला जाता है आधारशिला। मतलब आप जब ड्रग डिस्कवरी कर रहे होंगे उस प्रोसेस में फार्माकोविजिलेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, ड्रग खोजते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो ड्रग क्यों खोजते हैं, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए खोजते हैं। अब उस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए सेफ्टी, इफिकेसी, टॉक्सिसिटी, जो भी चीज़ें हमें जाननी होती है वो हमें किससे पता चलती है, वो हमें फार्माकोलॉजी से पता चलती है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो फार्माकोलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट है, ब्रांच है, ये क्या है, कॉर्नर स्टोन ऑफ द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है। ठीक, मेडिसिनल केमिस्ट जो होते हैं वो कैंडिडेट मॉलिक्यूल, जो लीड मॉलिक्यूल होता है, जो प्राइमरी, या तो हम बोल सकते हैं जो जब ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला मॉलिक्यूल बनाया जाता है वो काम किनका होता है, मेडिसिनल केमिस्ट का होता है। जो मेडिसिनल केमिस्ट वाले होते हैं या केमिस्ट्री वाले जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग का जो सबसे पहला मॉलिक्यूल, सर लीड मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं हम, जिसको फर्दर आगे चल के हम मेडिसिन में कन्वर्ट करने वाले होते हैं, उसका जो डिस्कवर होता है वो उसे जो बनाते हैं उसे मेडिसिनल केमिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं इज वन हु टेस्ट इट फॉर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सॉरी साइकोलॉजिकल नो, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब जो ड्रग मेडिसिनल केमिस्ट बना चुका है वो ड्रग का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, वो किसका काम होता है, फार्माकोलॉजिस्ट का। ठीक है, टेस्ट इट फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, डॉक्यूमेंटेड पोटेंशियल थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग कैंडिडेट। जो ड्रग कैंडिडेट है उसका क्या पोटेंशियल थेराप्यूटिक्स है उसको डॉक्यूमेंट्स करना काम होता है फार्माकोलॉजिस्ट का। तो डेफिनेशंस क्या कहता है वो हम देखते हैं। बेसिकली फार्माकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग और इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशंस है कि फार्माकोलॉजी ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है किससे, स्टडी ऑफ द ड्रग एंड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, दूसरा डेफिनेशंस है फार्माकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, विच हैज for its purpose the study of change brought about in living organism by chemically acting substance। ठीक है, तो देखो इसके डिफिनीशंस कहने का ये मतलब होता है कि जो भी हम ड्रग या केमिकल्स मॉलिक्यूल इनटेक करते हैं, ठीक है, उसका क्या एक्टिविटी होता है जब हम लेते हैं, जब हमारे बॉडी में जाता है कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल, जो भी हो, नया हो पुराना हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या चेंजेज होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, उसके स्टडी को पढ़ना। ठीक है, तो ये एक तरह क्या है, एक्सपेरिमेंट है। जैसे हम लैब में परफॉर्म करते हैं ना कि रिएजेंट लो, उसमें 2 रिएजेंट लेते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि कितना बना, उसका नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर क्या है। ठीक उसी तरह से ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें कि क्या करते हैं, जब ह्यूमन सब्जेक्ट जो होता है, जो मेडिसिन इंटेक्ट करता है, उसके बाद उसके शरीर में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसको स्टडी करना, ये हमारा फार्माकोलॉजी का डिफिनेशंस है। अब इसमें हम देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट।
हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहला हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से तो किसी के दिमाग में ख्याल आया ही होगा ना कि जैसे हम ड्रग ले रहे हैं तो उसके स्टडी करना है कि वो कैसे काम करता है, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कितनी देर में काम करेगा, टॉक्सिसिटी क्या होती है। तो ये सब चीज़ों को जो जवाब मिलता है ना, वो कहाँ से मिलता है, हमारा फार्माकोलॉजी से मिलता है, ठीक है। तो 1828 में 1828 में सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज बॉर्न, ठीक है। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब है कि फुल्ली ह्यूमन द्वारा कोई भी सब्सटेंस जो है लैब में बनाया गया था, ठीक है। पहला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिच वोल्हर, ठीक है। ये 1828 में क्या किया था कि सिंथेटिक यूरिया बनाया था, सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहले ये माना गया था कि कोई भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक मेथड से। तो इस थ्योरी, मतलब ये जो थ्योरी दिया था, इसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो आपके लैब में नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो यूरिया है वो है तो ऑर्गेनिक ही, उसको बनाया गया था लैब में। और कौन बनाया था? फ्रेडरिच वॉलर ने, ठीक है। तो जब ये बन गया तो ये क्या कर दिया, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, टोटली गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी जो फार्माकोलॉजी का जो बर्थ है ना, वो क्लियर कट डिफाइंड नहीं है कि मतलब कहाँ से कब की शुरुआत हुई, मतलब कि पहला कौन था, ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है कि 19th सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं सदी में जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो कई तरह के फार्माकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करते थे। उन्हें ये पता नहीं था कि वो जो स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं वो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि फार्माकोलॉजी शब्द का उस समय जिक्र तक नहीं था, ठीक है। लेकिन उनके दिलो दिमाग में ऐसी ख्वाहिशें आती थी कि हाँ, हमें इस ड्रग के बारे में जानना है कि कैसे एक्ट कर रहा है। कुछ लोगों में दे रहे हैं तो 2 घंटे में एक्ट कर जा रहा है, कुछ लोगों में दे रहे हैं 3 घंटे का समय ले रहा है। तो ये सब जो सवाल आते थे, तो इसको जानने के लिए वहाँ उस समय के जो फिजियोलॉजिस्ट थे वो फार्माकोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म करते थे, ठीक है। उसी में से एक जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था फ्रैंकियोस मैगेंडी, ठीक है। फ्रैंकियोस मैगेंडी ये क्या किया था कि नक्स भूमिका जो होता है ना, नक्स भूमिका एक प्लांट ड्रग है, ठीक है, स्ट्रेचिन कंटेनिंग प्लांट ड्रग है जिसमें स्ट्रेचिन की मात्रा होती है। तो उसके स्टडी को परफॉर्म किया था और ये शो किया था कि जो इसके लेने के बाद जो कन्वर्जन हो रहे हैं, जो कन्वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, उसका जो सेंटर है, कन्वर्जन सेंटर, वो कहाँ पे है? स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। मतलब ये जो ड्रग है वो स्पाइनल कॉर्ड पर जा कर के कहीं ना कहीं अपना वर्क कर रहा है, उसके चलते कन्वर्जन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इनका जो काम था ये चीज़ का, जो इन्होंने परफॉर्म किया था नक्स भूमिका के स्टडी को, इसको शो किया गया कहाँ पे? पेरिस एकेडमी। कब? 1809 ईस्वी में, ठीक है। ये पहला काम था इनका जो साइंटिफिक तरीके से, जैसे आज के ज़माने में कॉन्फ्रेंस में जाके हम अपना काम को शो करते हैं, उसी तरह से ये 1809 ईस्वी में क्या किए थे, जो अपना ये काम किया था वहाँ शो करने गए। फिर 1842 में एक और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था क्लाउडे बर्नार्ड, ठीक है। क्लाउडे बर्नार्ड ने क्या किया कि एक एरो पॉइजन क्यूरेर करके कोई ड्रग था, ठीक है, उसका इफेक्ट देखा कि ये जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये एनएमजी जो है ये लिखा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मतलब ये जो ड्रग है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जा कर के एक्ट कर रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा नर्व जो स्टिमुलेट होता है वो नहीं हो रहा है, मतलब एक तरह से स्थिरता पैदा हो रही है, जिसको बोला जाता है कि मेडिकल टर्म में बोला गया एनेस्थीसिया, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या होता है कि मसल्स और न्यूरॉन के बीच में, जैसे न्यूरॉन से मैसेज आ रहा है, ये मसल्स है और आपका ये न्यूरॉन्स है,
ठीक है। तो यहाँ से न्यूरॉन से मैसेज आएगा इस मसल्स में, तो इस न्यूरॉन के मैसेज को ही इंटरप्ट कर देता है, मसल्स पे एक्ट ही नहीं करने देता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का फील ही नहीं होगा, जैसे दर्द है तो दर्द का फील ही नहीं होगा। तो सबसे पहले 1842 ईस्वी में क्लाउडे वर्नेट ने एरोपॉइजन क्यूरेर का जो नाम का ड्रग था, ठीक है, उसका एक्शन देखा कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और ये देखा कि ये क्या करता है, इंटरप्ट करता है स्टिमुलेशन ऑफ नर्व को, ठीक है। तो इतना तक अभी मामला आगे चला था। उसके बाद जो है 1847 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाल्टर स्नेडियर, ठीक है, देखिए इसके 1847 से पहले ये सब काम जो हो चुका था ना, ये सब प्रूफ कर रहा था कि फार्माकोलॉजी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, ये सब्जेक्ट, लेकिन इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं था कि मतलब ये सब्जेक्ट को अलग से बनाया जाए, ठीक है। ये ड्रग डिस्कवरी का पार्ट ही समझ के चल रहे थे, ये फार्माकोलॉजी अभी तक मतलब कि इस्टेब्लिश नहीं हुई थी एक स्पेशल ब्रांच के रूप में, ठीक है। तो उसके बाद 1847 में वाल्टर स्नीडियर के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वकेम, ठीक है। रुडोल्फ वकेम 1847 में, ठीक है, ये क्या हुए, एक मतलब कि ये जॉब पाए या तो प्रोफेसर के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रोपट में इनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ था, इस्टोनिया में। इस्टोनिया कहाँ, जो उस समय क्या था, पार्ट ऑफ रसिया का था, ठीक है। तो इस्टोनिया में कौन सा यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रोपट, उसमें चयन हुआ था प्रोफेसर के तौर पे रुडोल्फ वकेम का, ठीक है, 1847 में। रुडोल्फ, और उस समय तक के मतलब सरकार जो है इस चीज़ में फंड नहीं करती थी, मतलब इस तरह के स्टडी परफॉर्म करने के लिए पैसे नहीं देती थी। तो ये क्या किए थे कि अपने जो इनका घर था उसके नीचे ही एक लैब इस्टेब्लिश किया था खुद के पैसे से, ठीक है, क्योंकि सरकार पैसा देती नहीं थी तो पैसा आएगा कहाँ से ये सब स्टडी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सरकार को तो चाहिए एविडेंस। उस समय एविडेंस था नहीं कि हाँ भाई ऐसा भी कोई लैब होता है जहाँ पे ये स्टडी करके हम ये पता लगाएं, तो उस समय पैसे नहीं थे। तो इन्होंने अपने पैसे से एक लैब इस्टेब्लिश किया अपने घर के नीचे, ठीक है, बेसमेंट में, जिसके बाद जो ये रुडोल्फ वकेम थे, ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो डिस्क्रिप्टिव और इम्पेरिकल स्टडी हो रहा था ना, कि मतलब ये बोल रहे थे कि हाँ थ्योरी बेस पे कि ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, उसको इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस में बदल दिया। क्योंकि लैब में एक्सपेरिमेंट करने लगे तो जो भी थ्योरी इनके दिमाग में आती थी, जो भी क्यूरी आती थी इनके दिमाग में, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझा देते थे या सॉल्व कर देते थे। लेकिन हुआ क्या कि जो इनका रेपुटेशन था, मतलब कि जो इनका काम करने का तरीका, या इनको जो नाम मिलना चाहिए, जो फेम मिलना चाहिए कि भाई सबसे पहला लैब इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ये वो, तो ये इनको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि इनका एक स्टूडेंट था, ठीक है, ओसवाल्ड सिमेड वर्ग करके, ठीक है, ये है आपका, ये इन्हीं का स्टूडेंट था, इन्हीं के लैब में काम करता था, ओसवाल्ड सिमेड वर्ग। तो ये जो है इनका जो रेपुटेशन, मतलब नाम जो होना चाहिए वो होने नहीं दिया, ठीक है। कुछ कारण है, वो आगे देखेंगे हम कि क्या कारण था। तो बेसिकली मैंने ये पढ़ा था कि जो इनका खुद का स्टूडेंट था वही इनका जो रेपुटेशन है उसको ओवर सैडोड किया। ओवर ओसवाल्ड सिमेडवर्ग जो है 1838 से 1921 तक, मतलब इसका जो पीरियड है हिस्ट्री का फार्माकोलॉजी में, इसका योगदान 1838 से लेकर के 1921 तक का है, 1838 से 1921 तक का, ठीक है। इसको आज का फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है। होना चाहिए किनको, ये पहले वाले जो थे रुडोल्फ बकेम को, लेकिन फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी किन्हें नाम दिया गया, ओसवाल्ड सिमेडवर्ग को, ठीक है। तो इनका क्या योगदान है वो हम देखते हैं। ये सन ऑफ लेटवियन फॉरेस्टर के क्या थे, सन थे, ठीक है, बेटे थे। इन्होंने 1886 में क्या किया था, अपना डॉक्टरेट का डिग्री हासिल किया था, ठीक है। और इसमें इनका जो डिग्री में थीसिस था उसमें क्लोरोफॉर्म के बारे में था, ठीक है। ये सबसे आपने थीसिस में क्या किए थे, क्लोरोफॉर्म का मेजरमेंट किए थे ब्लड में, कि ब्लड में जब हम क्लोरोफॉर्म देते हैं उसको मेजर कैसे किया जा सकता है।
तो ये था इनका थीसिस वर्क डॉक्टरेट में। उसके बाद नीचे आते हैं, ये तो उन्हीं के स्टूडेंट थे, तो ये ड्रॉपआउट यूनिवर्सिटी में बकेम के ही नीचे काम किए थे और सक्सीडिंग हिम इन 1869, और उसके बाद उनको सक्सीड मतलब उनसे आगे निकल जाना, ठीक है। 1869 में सक्सीड करके उनसे आगे निकल के 1872 में ये क्या हुआ, इनका भी चयन हो गया प्रोफेसर के तौर पे फार्माकोलॉजी के, ठीक है, एट यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग के यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर के पद पे इनका जो है वो चयन होता है, ठीक है। और इस बीच में उन्होंने काम क्या किया था कि इन्होंने स्टडी किया था फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। ये जो दो कंपाउंड है इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। जब इनका ये सिलेक्शन हुआ था डायरेक्ट प्रोफेसर के रैंक पे, फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में, उस समय जो सरकारें थी वहाँ की, वो फंड देने के लिए तैयार थी, मतलब इनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलने लगा था, ठीक है। फिर 1869 में क्या हुआ, सीमेड वर्क शो दैट मस्करीन इवोक द सेम इफेक्ट ऑन द हार्ट एज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ वैगस नर्व, ठीक है। 1869 में इन्होंने ये जो जब इनका सक्सीड, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं हम, इनका जो एक गोल्डन पीरियड आ गया था, तो उसमें इन्होंने एक स्टडी परफॉर्म की किस पे, मस्करीन पे। मस्करीन एक तरह का प्लांट प्रोडक्ट है, मशरूम है, ठीक है। मशरूम में ये पाया जाता है, पर्टिकुलरली जो क्या बोलते हैं, जो स्पीसीज होते हैं मशरूम के, इनोसाइव और क्लिटोसाइव, ठीक है। ये दो स्पीसीज में ये मस्करीन हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि जो ये मस्करीन है, ठीक है, ये जो वैगस नर्व का जो काम होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो वैगस नर्व का काम होता है, वैगस नर्व का काम जैसे कि आपका स्लो हार्ट रेट करना, ठीक है, डिक्रीज आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो ये समझ ले कोलिनर्जी की तरह काम करता है, कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम जो है ना हमारा, उसकी तरह, ठीक है। तो जो वैगस नर्व का काम है वही सेम काम मस्करीन कर रहा था, ठीक है। तो ये इनका स्टडी था 1869 में। इन्होंने 1869 में ये करने के बाद 1878 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी। 1878 में इन्होंने ये पब्लिश की थी। और फिर 1885 में ये एक स्टडी की यूरेथेन के ऊपर एज हिप्नोटिक, मतलब ये उन्होंने बताया कि जो हम यूरेथेन जो यूज करते हैं वो क्या है, एक हिप्नोटिक है ना, नींद लाने वाली दवाई जिसको बोल सकते हैं। इनका जो टोटल काम करने का था फार्माकोलॉजी में योगदान था, वो कितना दिन का था, 46 ईयर तक का था, ठीक है। इस 46 ईयर में इन्होंने कई तरह के जो साइंटिस्ट थे इनके अंदर, उनको ट्रेंड किया और उनको प्रोफेसर बनाया, ठीक है। कई प्रोफेसर जो थे जर्मन यूनिवर्सिटी में गए, और ये माना जाता है कि जो जर्मन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो बूमिंग अप हुआ, मतलब एक तरह से बैकबोन बन गया, वो इन्हीं की वजह से बना, क्योंकि जो प्रोफेसर को जो प्रोफेसर इनके अंडर ट्रेंड हुए थे, वो मोस्टली जो है जर्मन के यूनिवर्सिटीज में ही जाकर के फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पे वर्क करने लगे, ठीक है। और ऊपर हमने सबसे पहला पॉइंट में पढ़ा था कि जो फार्माकोलॉजी का जो हमारा ब्रांच है वो कॉर्नर स्टोन है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कहानी चली अभी, वो इवेल्युएशन था फार्माकोलॉजी का, ठीक है। लोगों को समझ में आ गया था कि फार्माकोलॉजी भी एक बहुत ब्रॉड सब एरिया है, इसको अलग से इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यूनाइटेड स्टेट में जो पहला, मतलब फर्स्ट चेयर इस्टेब्लिश हुआ था, चेयर मतलब बोला जाता है यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर इस्टेब्लिश होते हैं या जिनके बदौलत उस इंस्टीट्यूट में कोई भी ब्रांच का शुरुआत होता है, ठीक है।
अब जैसे एम्स दिल्ली में माना जाए कि कोई ब्रांच नहीं है अभी, मतलब कोई ऐसा ब्रांच नहीं होगा। अगर कोई वहाँ से प्रोफेसर जाते हैं कहीं से पढ़ के और वो बोलते हैं कि हमारे अंडर में ये ब्रांच एम्स दिल्ली में लाया जाए, तो क्या बोलेंगे कि फर्स्ट चेयर इस्टेब्लिश्ड हुआ था एम्स दिल्ली में, जो भी साइंटिस्ट होंगे उनके बेस पे। तो जो यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट चेयर फार्माकोलॉजी वाज इस्टेब्लिश्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिकिंगम, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिकिंगन में पहला जो है फार्माकोलॉजी का चेयर इस्टेब्लिश हुआ यूएसए में, ठीक। 1890 में 1890 के दशक में किसके अंडर में हुआ? जॉन जैकब एवेल। जॉन जैकब एवेल एक साइंटिस्ट थे, वो किसके स्टूडेंट थे? सीमेंट वर्क के स्टूडेंट थे, ठीक है। ये भी उन्हीं के अंदर काम किए थे और ये यूएस में जाकर के पहला फार्माकोलॉजी का चेयर इस्टेब्लिश्ड किए, ठीक है। 1893 में अवेल वेंट्स टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 1893 में ये चले गए, जो कि बाल्टीमोर में है, ठीक है। पहला कहाँ गए थे? यूएसए में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिकिंगम में, ठीक है। इनका जो काम था यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, वो आइसोलेशन ऑफ इफिनेफ्रिन फ्रॉम एडर्नल ग्लैंड एक्सट्रैक्ट, जो कि 1897 से लेकर के 1898 तक चला, ठीक है। ये पहला काम था। दूसरा था आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, 1919 में इसका ये हुआ। प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, 1926 में इनका वर्क पब्लिश हुआ। ये 1919 में हुआ था। देखो ये कब की बात है? 1897, 1898। इपिनेफ्रिन जो हम लोग अब पढ़ते हैं वो कब आइसोलेट कर चुके थे ये जा कर के? यूनिवर्सिटी ऑफ जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर में। तुम लोग अभी कुछ नहीं कर पा रहे हो, नाम तक याद नहीं हो पा रहा तुम लोगों से कि किस क्लास का ड्रग है ये। क्या करोगे तुम लोग? इन्हीं के एक स्टूडेंट थे रीड हंट, ठीक है। जो जॉन जैकब थे, इनके एक स्टूडेंट थे रीड हंट। ये क्या किए थे? एसिटाइल कोलिन का डिस्कवरी किए थे। किससे? एडर्नल एक्सट्रैक्ट से, 1906 में, 1906 में, ठीक। तो यहाँ तक जो कहानी चली वो था हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी आ जा रहा था मुंह में। तो फार्माकोलॉजी का क्या था, यहाँ तक हिस्ट्री हम देख चुके कि कैसे कैसे हमारा जो फार्माकोलॉजी का ब्रांच है वो वाइड हुआ, स्प्रेड हुआ सब जगह पे, और लोगों को पता लगा कि हाँ फार्माकोलॉजी भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके एवज में, मतलब इसके अलावा, ह्यूमंस पे स्टडी भी उस समय में हुआ था कुछ कुछ, ठीक है। तो ह्यूमंस वाले स्टडी हमने जिक्र नहीं किया है क्योंकि वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में चला जाता है, ठीक है। ये हम बेसिकली फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें एनिमल टेस्टिंग का ही बात करना होता है। ह्यूमन टेस्टिंग का जब हम बात करेंगे तो वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में चला जाता है, जो हम आगे चल के आगे के वीडियोज में जब क्लिनिकल ट्रायल्स आएंगे हमारे तो उनमें हम कवर करेंगे। तो उस समय पे हम बता दें आपको कि उस समय पे एनिमल्स के जगह पे ह्यूमंस पे भी ये स्टडी परफॉर्म करते थे, लोग खुद करते थे, मतलब किसी से करवाया नहीं जाता था, खुद करते थे। इसमें जो सबसे पहला है, ठीक है, वो 1805 में हुआ था। जो आपका ओपियम है, एल्कोलॉइड है, उसका जो टेस्टिंग था, मतलब उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था 1805 में, और उसको एडमिनिस्टर किया गया था 100 mg के डोज में। जो इसको एडमिनिस्टर करने वाले साइंटिस्ट थे उनके 3 दोस्तों के बीच में, और वो खुद भी लिए थे 100 mg के डोज में, ठीक है, और 3 दोस्तों को और दिए थे। उसके बाद ही उसके जो ओपियम से होने वाले सिम्टम्स हैं, जैसे कि ओपियम पॉइजनिंग, ये सब के बारे में वो पता लगा था, ठीक है। और उसके बाद इसके एक्सट्रैक्ट को नाम दिया गया मॉर्फिन, ठीक है। जो आज लेने के लिए सब बेताब होते हो, मॉर्फिन चाहिए, दर्द निवारक चाहिए, तो इसका जो ह्यूमंस पे ट्रायल किया गया था वो 1805 में किया गया था। ट्रायल मतलब कि ले करके अपने और अपने दोस्तों को, 3-4 दोस्तों को दे दिए कि देखो खा के क्या होता है। उस हिसाब से इसमें 100 mg के डोज को दिया गया था, ठीक है।
ठीक है, तीनों दोस्त को लिए थे और जो निकालने वाले इसके एक्सट्रैक्ट थे वो खुद भी लिए थे। तो ये था आपका ह्यूमंस का, लेकिन हम ह्यूमंस को नहीं यूज करते हैं फार्माकोलॉजी में, वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसमें स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। भाई हम फार्माकोलॉजी तो ले तो आए, इस्टेब्लिश तो कर दिए, उसका हिस्ट्री वगैरह सब हम देख लिए कि कैसे क्या शुरुआत हुआ, लेकिन फिर इसका स्कोप क्या है, लाने का क्या मतलब है। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको ले आए बेकार में, फालतू का चीज़ है, कोई सेंस ही नहीं बनता है लाने का, तो फिर क्यों लाएंगे। इतना जो हिस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है क्यों हुआ, ऐसा नहीं है। इसका स्कोप है, कुछ कुछ स्कोप जो है हम इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे 4-5 जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला है इट हेल्प्स इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। जो भी आप ड्रग लेते हैं उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब वो किस तरीके से आपके बॉडी में जाकर के वर्क कर रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो पहला स्कोप हो गया इसका कि फार्माकोलॉजी लाने का स्कोप यही था कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिटरमाइन कर सके। दूसरा क्या है, टू नो अबाउट द सेवरल बायोलॉजिकल चेंजेज हैपन इनसाइड द सेल, कि जो हमारे इनसाइड सेल के अंदर, ठीक है, जैसे ये सेल है तो इसके अंदर क्या चेंजेज हो रहे हैं, कौन सा एंजाइम घट रहा है, कौन सा एंजाइम बढ़ रहा है, कौन सा आयन गेटेड चैनल है वो ओपन हो रहा है, जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए कि जो दवाई लिए हैं उसकी वजह से कौन कौन से चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको जानने के लिए। इट प्रोवाइड द रेशनल बेसिस फॉर थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। रेशनल जो थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग है वो उसको कैसे यूज करना है, रेशनल बेसिस पे यूज करना है, उसमें हेल्प प्रोवाइड करता है हमारा फार्माकोलॉजी। हेल्प्स इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी प्रोफाइलिंग ऑफ ए ड्रग कैंडिडेट। जो एक ड्रग कैंडिडेट का ड्रग मॉलिक्यूल्स का सेफ्टी प्रोफाइल होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं फार्माकोलॉजी की हेल्प से। एंड लास्ट में है कि ये ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करता है, और मेजर रोल हमारे सोसाइटी में भी प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी में फार्माकोलॉजिस्ट ही जाकर के लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कब दवाई लेनी है, कितनी डोज में दवाई लेनी है। ऐसा नहीं कि दिन में 4 बार ले लेना है या दिन में 1 ही बार लेना है। भाई जो प्रॉपर डोज है आपको वो डोज लेनी है, ठीक है, तभी वो जा करके बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। और उसके बाद अवेयर करते हैं लोगों को कि सेफ यूज ऑफ ड्रग करें। ऐसा नहीं है कि चस्का लग गया तो दिन में 4 बार ले रहे हैं, नहीं भाई क्या हुआ, बढ़िया लग रहा था खाने में भैया इसलिए ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेफ यूज ऑफ ड्रग के बारे में बताते हैं। तो ये आपका स्कोप हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ड्रग में हम देखते हैं कि जो ड्रग हम यूज करते हैं आज अपने घरों पे, या तो जो कमर्शियलाइज ड्रग है जो बाहर भी जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, वो किन किन सोर्स से आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है मिनरल सोर्स, ठीक है। मिनरल्स में भी जैसे हमारे मिट्टी है तो उसमें भी आप जानते होंगे कि मिट्टी में भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बेनिफिशियल्स होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो मिनरल सोर्स से हमें मिल सकता है लाइक कॉलिन, ठीक है, बेंटोनाइट, चारकोल, मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये सब क्या है, मिनरल सोर्स ऑफ ड्रग है। अब एनिमल सोर्स से भी हमें मिलता है। एनिमल सोर्स से सबसे मिलने वाला जो सबसे बेस्ट ड्रग है वो है इंसुलिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट और हेपेरिन, ठीक है। जब इंसुलिन का फार्माकोलॉजी हम पढ़ेंगे तो उसका इसका जो है हम देखेंगे कि ये इवॉल्व कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी तो बस हमें सोर्स ऑफ ड्रग में नाम याद करना है कि एनिमल से मिलता है कौन कौन, मिनरल में कौन कौन से हैं, प्लांट में कौन कौन से हैं, मॉर्फिन हो गया, डाइजोक्सिन हो गया, क्यूनोन हो गया, एट्रोपिन हो गया, रेजरपिन हो गया, ये सब प्लांट वेस्ट हैं, मतलब इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आज के ज़माने में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो किससे बने होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, मतलब उन्हीं से प्राप्त किया जाता है, लाइक पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ठीक है। उसका सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब होता है कि जो नेचुरल सोर्स में प्रेजेंट है जो ड्रग, आइदर वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, मिनरल में हो, उनको हम यूज करके, ठीक है, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके कोई कोई चेन ऐसा हो जो कि वर्क नहीं कर रहा होगा, उसको मॉडिफाई करके हम अपने तरीके से उसको ढाल देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सेमी सिंथेटिक, ठीक है। जैसे कि एट्रोपिन हमारा, उसको अच्छे से वर्क कराने के लिए हम होमाट्रोपिन बनाते हैं, ठीक है।
जैसे कि जो नेचुरली ऑकरिंग एट्रोपिन होते हैं उसको केमिकल प्रोसेस करके होमोएट्रोपिन करवाते हैं। तो इसका मतलब ये सेमी सिंथेटिक हो गया। सेमी सिंथेटिक कहने का मतलब ये है कि ये सेमी है, मतलब पूरा प्रोसेस नहीं किया गया है, इसको आधा प्रोसेस किया गया है, कुछ कुछ प्रोसेस किया गया है, इसे सेमी है। और तीसरा आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक फेज में हम क्या करते हैं कि पूरे तरीके से हम केमिकल एस्टैब्लिश ड्रग लेते हैं, मतलब 2 रिएजेंट लिए, उसको मिलाए, ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना उसको हम ड्रग के रूप में यूज कर रहे हैं आज। तो जितने भी हाई क्लास के मेडिसिन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सिंथेटिक में जाते हैं। और ये कौन बनाते हैं हमें, मेडिसिनल केमिस्ट। इनका काम ही होता है नए ड्रग्स इन्वेंट करना, ठीक है। अब लाइक प्लांट्स वाले में प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी मेडिसिन की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट में जैसे कि अल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, ऑयल हो गया, रेजिन, गम्स, टैनिन्स, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, तो ये सब क्या है, ये सब भी हम ड्रग के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि अल्कलॉइड में हम क्यूनिन कर लेते हैं। क्यूनिन किससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिनकोना स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सिनकोना एक स्पीसीज है ट्री का, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं क्यूनिन। वो कहाँ काम आता है, एंटी मैलेरियल एक्टिविटी होता है उसमें। मॉर्फिन कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेपावर सोम्निफेरम में, ठीक है। पेपावर सोम्निफेरम प्लांट है, वहाँ से इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। एट्रोपिन एट्रोपा बेलोडोना प्लांट है, वहाँ से हम एट्रोपिन निकालते हैं, इसका एंटी कोलिनर्जिक जो है वो एक्शन है। अब ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद 2 तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, पहला ग्लाइकोन और दूसरा ए ग्लाइकोन, ठीक है। मतलब प्लांट का कोई प्लांट ही का ये है प्रोडक्ट है ग्लाइकोसाइड, ठीक है। उसमें शुगर मॉलिक्यूल वाले को ग्लाइकोन कहते हैं, ठीक है, वो भी रहता है, और नॉन शुगर वाला भी पार्ट रहता है, S प्लस NS, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लाइकोसाइड। तो इसको जब ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो ग्लाइकोन पार्ट भी अलग होगा, ए ग्लाइकोन पार्ट भी अलग होगा। जो ए ग्लाइकोन पार्ट वाला होता है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, जो डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो ए ग्लाइकोन वाला पार्ट होता है। तो ग्लाइकोन वाला किस चीज़ के लिए काम आता है, तो ग्लाइकोन वाले पार्ट्स से जो ये ग्लाइकोसाइड है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो है ग्लाइकोन वाला पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वाइल्स पे, ठीक है। तो वाइल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल को हम फिक्स्ड भी कहते हैं। वोलेटाइल्स वैसे वाइल होते हैं जो कि आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे वो उड़ जाएंगे, जब आप हाथ पे रखेंगे तो वो वेपोराइज हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग उड़ जाना ही बोलते हैं, तो वो वेपोराइज हो जाएंगे। और जो नॉन वोलेटाइल फिक्स्ड वाला है वो वेपोराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिक्स्ड वाले में क्या होता है, ग्लिसराइड और फैटी एसिड का ग्लिसराइड रहता है। इसका एग्जाम्पल कैस्टर ऑयल है, ये परगेटिव ड्रग की तरह काम करता है। वोलेटाइल ऑयल अभी हमने बताया कि इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर एंड दे कंटेन इसेंस। इसेंस मतलब इसमें नेचुरल फ्रेगनेंस रहेगा, मतलब आप इसको जब अपने नाक के पास ले जाएंगे ना तो सुगंधित ही होगा, ठीक है। और जब ये इवापोरेट होगा तो आप अपने हाथ पे रखेंगे इसको, जब ये इवापोरेट होगा तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट आएगा जिसको बोलते हैं सूथिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोव ऑयल और टर्पेंटीन ऑयल। रेजिन्स क्या होते हैं, जो आपका वोलेटाइल ऑयल होता है ना, इसी का या तो ऑक्सीडेशन हो गया या तो पॉलीमराइजेशन होने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट उसको रेजिन्स बोलते हैं। रेजिन्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में। गम में हम गम्स में आते हैं, ये वाला गम मत समझ लेना है कि दिल टूट गया उसको गम बोल रहे हैं, ठीक है। ये प्लांट का सेक्रेटरी प्रोडक्ट है, इसको गम्स बोला जाता है। चुट्टा कहीं का हंस रहा है गम गम बोल के, तो ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है। प्लांट से निकलता है, ये उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या होता है कि डिस्पर्सिबल इन वाटर, इसको आप वाटर में डालोगे पानी में तो ये क्या थिक पेस्ट की तरह काम वो बन जाएगा, ठीक। म्यूसिलिजिनस कोलाइड बन जाएगा, थिक म्यूसिलिजिनस कोलाइड। एग्जाम्पल में गम एकेसिया ट्रेगागंथ, ठीक है। जब भी हम टैबलेट वगैरह बनाएंगे फार्मास्यूटिक्स में, जब हम देखेंगे तो हम ट्रेगागंथ गम एकेसिया का यूज हम करेंगे एज ए बाइंडिंग एजेंट में, ठीक है। तो ये हम गम्स एक तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब
जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इसेंशियल ड्रग का। इसेंशियल ड्रग किसको बोलते हैं? ऐसा समझो कि इसेंशियल वर्ड का क्या मतलब होता है? आवश्यक, ठीक है। और आवश्यक कोई भी चीज़ें कब होती है? कोई भी चीज़ आवश्यक इसेंशियल तब होती है जब हर एक लोग, जो भी कम्युनिटी है, जितने भी पॉपुलेशन है, उनमें लोगों में क्या हो, उसकी नीड हो, तभी तो कोई चीज़ इसेंशियल बनेगी। अब पूछा जाए कि जो हमारा गैस सिलेंडर है वो इसेंशियल है कि नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है, हर लोगों को नीड है भाई गैस सिलेंडर का, तो वो इसेंशियल है। उसी तरह से इसेंशियल ड्रग भी होते हैं, ठीक है। अब इसेंशियल ड्रग कौन होंगे, आप सोच के देखिए। तो वैसा ड्रग जो कि मेजरली जो पॉपुलेशन का पार्ट है वो उनको यूज करके वो किसी भी डिजीज को ठीक करते हो। मतलब कोई ऐसा ड्रग जो कि 90% या 95% मेजरली पॉपुलेशन जो होता है कोई भी फील्ड का या कोई भी सोसाइटी का, ठीक है, वो उस ड्रग को यूज करके डिजीज को ट्रीट करे, ठीक है। मतलब अगर 100 आदमी का पॉपुलेशन है किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो 90 लोग जो ड्रग को यूज कर रहे होंगे, कॉमन ड्रग होगा वो, जैसे फीवर के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, कफ के लिए यूज कर रहे होंगे, उस मेडिसिन को हम इसेंशियल बोलेंगे। मतलब हर एक आदमी को नीड है उसकी, आज नहीं तो कल। थोड़ा सा तबीयत खराब होगा तुरंत ले लेते हैं जाकर के डोलो ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हुआ तुरंत जाकर टोरेक्स ले लेते हैं। तो ये कहाँ किस में आता है? इसेंशियल ड्रग में आता है। तो WHO, हु नहीं है ये, WHO है, ठीक है। हु बोल रहे हो, चुट्टा कहीं का। WHO पढ़ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। WHO डिफाइंड इसेंशियल मेडिसिन एज दोज दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब एक पॉपुलेशन है जिसका हेल्थ केयर नीड को जो प्रायोरिटी दे सके, वही वाला कंसेप्ट है। जैसे कि 100 का पॉपुलेशन है तो 90 आदमी अगर बीमार है, तो इस 90 आदमी को ठीक करने के लिए जो दवाई यूज किया जा रहा होगा उस पॉपुलेशन में, उसको हम बोलेंगे इसेंशियल ड्रग। दे आर सेलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस। ये सेलेक्ट, इनका जो इसेंशियल ड्रग है इसका सिलेक्शन कैसे होता है? तो पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस से देखा जाता है कि पब्लिक जो हमारी पब्लिक है वो किस ड्रग को प्रेफर कर रही है, अपने हिसाब से सहूलियत से किस दवा को ले रही है, सेफ्टी और एफिकेसी क्या है उस ड्रग का, ठीक है, कॉस्ट क्या है उस ड्रग का। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत मायने रखता है इसेंशियल ड्रग को डिटरमाइन करने के लिए। इसेंशियल मेडिसिन आर इंटेंडेड टू बी अवेलेबल विद इन द कॉन्टेक्ट। हाँ, और ये एक चीज़ और कि जो इसेंशियल मेडिसिन होगा वो आपके हर एक दुकान पे अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी दुकान पे नहीं अवेलेबल होगा। जैसे कि बहुत सारी दुकान होते हैं ना कि नहीं, जो हार्ट वाले दवाई हैं वो वाले फार्मा पे मिलेगा, या तो जो गैस्ट्रिक वाले दवाई है वो अलग फार्मा पे मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये सभी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होते हैं उन पे मिलेगा। ये सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उन पे मिलेगा। ये मैंडेटरी है, रूल्स हैं। जब इसेंशियल मेडिसिन बनाया जाता है किसी मेडिसिन को, तो ये रूल्स होता है कि सभी मेडिसिन जो हेल्थ केयर सर्विस होते हैं उनको रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा, 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा लाने के लिए। और एश्योर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसेंशियल मेडिसिन है तो आप कुछ भी दे रहे हैं, सस्ता के चक्कर में कुछ भी पकड़ा दे रहे हैं लोगों को। उसका क्वालिटी एकदम बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ड्रग होता है, मान लीजिए जो किसी कंपनी का ड्रग होता है नया नया, जो उस कंपनी का क्वालिटी जो डिसाइड किया रहता है, उसी क्वालिटी में आप इसेंशियल जो मेडिसिन है उसको भी रखेंगे। तो ये है आपका इसेंशियल मेडिसिन के बारे में। It has been realized that only a handful of medicine out of multitude available can meet the healthcare need of majority of the people in country, and that may well tested and cheaper medicine equally। और ये रियलाइज किया जाता है कि जो इसेंशियल मेडिसिन होता है ना, वो कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक एजेंसी नहीं तय करती है, ये तय करती है कौन? हमारी पब्लिक। क्योंकि पब्लिक को नीड है भाई डिजीज को ट्रीट करने में। हम ऐसे बोल देंगे आज कि फलाना मेडिसिन जो है वो इसेंशियल मेडिसिन में आ जाएगा, पता चला कि वो इसेंशियल तो ले आए, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो इसेंशियल में नहीं आ सकता है, ठीक है।
तो ये हमारी जो पब्लिक होती है उनके यूज पे ही डिसाइड होता है। ज़्यादा यूज होने लगा पब्लिक में तो जाहिर सी बात है, अगर महंगा रहेगा दवाई तो लोग मरते रहेंगे क्योंकि यूज नहीं कर पाएंगे उसको। सरकार को एक्शन लेना पड़ता है उसमें कि भाई सस्ता करो, इसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में डाल दो इसको, सस्ता हो जाएगा, सब लोग यूज कर पाएंगे इसको। ठीक है। WHO लेट डाउन क्राइटेरिया टू गाइड सिलेक्शन ऑन इसेंशियल मेडिसिन। जो WHO है वो कुछ क्राइटेरिया क्या करता है, गाइड करता है, जिसके बेस पे हम इसेंशियल मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो ये है आपका इसेंशियल मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया, लाइक एडिक्वेट डाटा ऑन इट्स एफिकेसी एंड सेफ्टी। ठीक है, उसके एफिकेसी क्या है, उसका सेफ्टी क्या है, उस पर उसका एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। क्वालिटी, बायोएबिलिटी, स्टेबिलिटी और स्टोरेज, मतलब उसका क्वालिटी क्या है, बायोएबिलिटी कैसा है, स्टेबिलिटी कितना है स्टोर करने पे, उसका डेटा भी। जेनेटिक, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी देखा जाता है। रिलेटिव एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी भी देखा जाता है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो शुड बी मेजर कंसिडरेशन। अब बहुत महंगा दवाई है तो उसको आप इसेंशियल नहीं डाल सकते ना, क्योंकि बहुत महंगा दवाई होगा और पॉपुलेशन हमारा गरीब है तो लेगा ही नहीं, तो फिर इसेंशियल बना के क्या फ़ायदा। वो इसेंशियल कैटेगरी में आएगा ही नहीं है कभी वो। उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी देखा जाता है। फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, अगर 2 या 3 मेडिसिन कंबाइन करके कोई बनाया गया है ड्रग, ठीक है, तो उसका फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि हम बना दिए इसेंशियल मेडिसिन तो जो कॉम्बिनेशन है आप वो गड़बड़ा दो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ एक्शन एंड एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन, ये भी देखा जाता है कि पब्लिक हेल्थ पे क्या एक्शन हो रहा है, एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन उस दवाई का कैसा है, मतलब कौन से एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन में उस दवाई को यूज किया जा रहा है। डेवलप ट्रीटमेंट गाइडलाइन, जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उसको डेवलप भी किया जाता है इसेंशियल मेडिसिन को चुनने से पहले। ठीक है, तो WHO ने सबसे पहला इसका फर्स्ट मॉडल लाया था इसेंशियल मेडिसिन का, लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब एक लिस्ट तैयार किया जिसमें कि उन मेडिसिन के नाम थे जो कि इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में रखा गया था। ये कब किया गया था, 1977 में, 1977 में। ठीक है, और उसके बाद 17वां लिस्ट जो है 2011 में रिवाइज हुआ है WHO की तरफ से। जो इंडिया है हमारा वो 1996 में इसेंशियल ड्रग का कॉन्सेप्ट लेके आया, नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट जारी किया कब, 1996 में, और 2011 में इसको रिवाइज करके इसका नाम क्या रख दिया गया, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। इसमें अभी तक के 348 मेडिसिन को शामिल किया गया है, मतलब 348 मेडिसिन ऐसे हैं जो कि रेगुलरली हमारे पब्लिक के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, और वो मेडिसिन सभी मेडिकल स्टोर पे, सभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल में आप डोलो देख लो, ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल है डोलो, एजिथ्रोमाइसिन देख लो, तो ये सब इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में आपका आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट यूनिट का कुछ पार्ट थे तो ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।